जी, गुड मॉर्निंग। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया था लास्ट में, और उसी के बेस पे हमने डिफाइन किया था कॉन्जुगेट एलिमेंट, कॉन्जुगेट क्लास और एक क्लास इक्वेशन लिखी थी। ठीक है, उसका मीनिंग डिफाइन किया था। तो उसको जस्ट समराइज करते हैं एंड देन डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किसी ग्रुप की क्लास इक्वेशन का मीनिंग क्या होगा। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था कि इफ जी बी एनी ग्रुप, तो यहां ग्रुप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, मे बी फाइनाइट, मे बी इनफाइनाइट, मे बी साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, एंड एस बी अ रिलेशन ऑन जी। एस जी पे एक रिलेशन डिफाइन किया था सच दैट ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंग्स टू जी such that b equal to x इनवर्स ex। ठीक है, और इसको हमने प्रूव करा था कि दिस इज S इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन G। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं जिस किसी भी सेट पे, दे आर पार्टीशनिंग दिस सेट इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस। तो हर इक्विवेलेंस रिलेशन के रिस्पेक्ट में क्लासेस मिलती है। तो क्लास ऑफ ए, इसका मीनिंग क्या होता? x इनवर्स a ऑफ x with x belonging to G for all a belongs to G, and जो quotient set of this equivalence relation वो क्या आएगा? collection of all classes। और जो फंडामेंटल थ्योरम है उससे हम क्या लिख सकते हैं? G should be union of class of A belongs to the quotient set इक्वल टू क्लास ऑफ और यूनियन ऑफ क्लास ऑफ ए। और यहां से हमने दो टर्म डिफाइन करी थी कि इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू सेम क्लास, दैट इज क्लास ऑफ ए, देन तो ए बी से रिलेट होगा और बी ए से रिलेट होगा, क्योंकि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव है। तो देन ए इज कॉल्ड और बी इज कॉल्ड, आप A इज कॉल्ड लिख सकते हो और B इज कॉल्ड लिख सकते हो, क्योंकि A रिलेटेड टू B है और B रिलेटेड टू A है। B इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ A, दैट इज B belongs to G is called conjugate element of A belongs to G if there exists some x belongs to G such that जो B एलिमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? x इनवर्स A ऑफ x टाइप का। क्लियर? तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन है कॉन्जुगेट एलिमेंट की। और जो हमारे पास क्लास ऑफ A है, तो फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G, जो क्लास ऑफ A डिफाइन हुआ है इसके रिस्पेक्ट में, तो दिस क्लास इज कॉल्ड कॉन्जुगेट क्लास। तो क्लास ऑफ A इज कॉल्ड कॉन्जुगेट क्लास ऑफ A इन G। ठीक है, तो कॉन्जुगेट क्लास किसी एक एलिमेंट की डिफाइन होती है और किसी ग्रुप में डिफाइन होती है। और उसके बाद हमने फाइनल किया था कि इफ G इज फाइनाइट, अगर G फाइनाइट है तो गारंटी है कि जो G बाई एस है, कोशेंट ग्रुप, कोशेंट सेट है, वो भी क्या होगा? फाइनाइट होगा। तो अज्यूम कर लेते हैं कि लेट क्लास ऑफ A1, क्लास ऑफ A2 up to class of AR are a distinct element in G by S, क्योंकि G by S फाइनाइट है तो उसमें कुछ R डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे। और इस प्रॉपर्टी का यूज करके तो हम क्या लिख सकते हैं? ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू समीशन क्लास ऑफ A बिलोंग्स टू G by S कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ A। और अगर G फाइनाइट है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा?
कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ A1 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ ए और AR, क्योंकि कितनी क्लासेस अज्यूम करी हमने, R क्लासेस। तो दिस एक्सप्रेशन यानी कि ऑर्डर ऑफ G को हमेशा हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस। तो ये जो एक्सप्रेशन है, दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ क्लास इक्वेशन और मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ अ क्लास इक्वेशन ऑफ अ ग्रुप G। अब हमें ये टास्क होता है कि इसको फाइंड करना है और इस क्लास इक्वेशन के बेस पे किसी सब ग्रुप को हमें वेरीफाई करना होता है कि वेदर दिस इज नॉर्मल और नॉट नॉर्मल। तो बेसिकली जो क्वेश्चन यहाँ से आपके पास आ सकता है कि किसी ग्रुप की एक क्लास इक्वेशन दी होगी, देन आपसे पूछ सकता है कि किस ऑर्डर का पॉसिबल नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो उसका भी हम प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, जो हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब कुछ और टर्म डिफाइन करते हैं इसी में। अगर आपके पास ग्रुप में दो एलिमेंट कॉन्जुगेट हैं तो उनके ऑर्डर में क्या रिलेशन होगा। तो इफ A and B belongs to G are conjugate element, ठीक है, अगर कोई दो एलिमेंट आपस में कॉन्जुगेट एलिमेंट है तो डेफिनेशन क्या कहती है, दिस इंप्लाइज देयर मस्ट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू G सच दैट B मस्ट बी ऑफ द फॉर्म x इनवर्स AX एंड A को मैं क्या लिख सकता हूं, XB x इनवर्स। अब अज्यूम करते हैं कि ऑर्डर ऑफ A जो है वो सम K है एंड ऑर्डर ऑफ B जो है वो कुछ n अज्यूम कर लेते हैं। अब इस K और n में रिलेशन फाइंड करना है, तो गारंटी है कि A को K टाइम ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी आएगा और B को n टाइम ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से बी स्क्वेयर अगर मैं फाइंड करता हूँ तो वो क्या आएगा, एक्स इनवर्स ए एक्स डॉट एक्स इनवर्स ए एक्स दैट इज एक्स इनवर्स ए स्क्वेयर एक्स। इसी तरह बी क्यूब फाइंड करता हूँ तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, दैट इज एक्स इनवर्स ए क्यूब एक्स आएगा। और दिस एम्प्लाइज बी टू द पावर अगर मैं के फाइंड करता हूँ तो वो एक्स इनवर्स ए टू द पावर के आइडेंटिटी डॉट एक्स विच इज आइडेंटिटी। तो यहां से क्या इंप्लाई हुआ, ऑर्डर ऑफ बी विच इज एन डिवाइड्स किया गया। सिमिलरली अगर मैं ए टू द पावर कुछ भी आर फाइंड करता हूं तो वो आ जाएगा एक्स बी टू द पावर आर एक्स इनवर्स। ठीक है, तो यहां से अगर मैं ए टू द पावर एन फाइंड करता हूं तो ए टू द पावर एन का मीनिंग क्या हो जाएगा, एक्स ई एक्स इनवर्स विच इज आइडेंटिटी, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, के को, डिवाइड्स एन। तो के एन को डिवाइड कर रहा है और एन को के को डिवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली के मस्ट बी इक्वल टू एन। तो मैंने स्टार्ट कहां से किया था, ए और बी कोई भी दो रैंडम एलिमेंट है जो आपस में कॉन्जुगेट हैं। ठीक है, और अगर ये आपस में कॉन्जुगेट हैं तो हमने क्या प्रूफ करा, इन दोनों एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या आया हमारे पास, तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए शुड बी सेम एज ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि किसी भी कॉन्जुगेट क्लास के जितने भी एलिमेंट पिक करोगे वो हमेशा क्या होंगे, आपस में कॉन्जुगेट होंगे। और अगर वो आपस में कॉन्जुगेट हैं तो देन दे मस्ट बी ऑफ सेम ऑर्डर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू क्लास ऑफ A implies order of this y should be equal to order of A। ये क्लियर है। तो हर कॉन्जुगेट क्लास में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब का ऑर्डर हमेशा ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल होगा। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास ऑफ ए को। क्लियर है यहां तक। और इसी की हेल्प से अगर मैं A एंड B बिलोंग्स टू G एनी एलिमेंट्स, कोई भी दो रैंडम एलिमेंट लेता हूं और एक X बनाता हूं विच इज A डॉट बी एंड एक Y डिफाइन करता हूं विच इज B डॉट ए,
तो गारंटी है कि x और y भी किस में होंगी, G में होंगे। अब x और y के ऑर्डर के बारे में क्या बता सकते हैं? क्या x और y का ऑर्डर हमेशा सेम होगा? यह ऑप्शन हो सकता है कि ऑर्डर ऑफ एक्स वाई इज सेम वेन एवर जी इज अबिलियन, ऑर्डर ऑफ एक्स एंड वाई इज सेम वेन एवर बोथ आर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, और ऑर्डर ऑफ एक्स एंड वाई इज सेम इफ देयर एलसीएम इज एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी इज 1। तो इस टाइप के ऑप्शन, कुछ भी ऑप्शन बना सकते हैं यहाँ। तो हमें बेसिकली जनरल केस फाइंड करना है कि व्हाट इज द कंडीशन सच दैट ऑर्डर ऑफ ए बी एंड ऑर्डर ऑफ बी ए सेम हो। तो अगर मैं A इनवर्स एक्स ए फाइंड करता हूँ तो इसका मीनिंग क्या है, A इनवर्स A डॉट बी, A फाइनली क्या आ जाएगा B डॉट A, वो क्या मिल गया Y, यानी कि Y इज इक्वल टू, मैंने क्या लिख दिया, A इनवर्स A एम्प्लाइज Y इज कॉन्जुगेट ऑफ X हो गया, और जो भी कॉन्जुगेट एलिमेंट है उनका ऑर्डर अभी क्या प्रूफ करके आया हूं, ऑर्डर ऑफ y शुड बी सेम एज ऑर्डर ऑफ x। प्रूफ हो गया। तो आपके पास किसी भी ग्रुप में a और b कोई भी रैंडम एलिमेंट है, यहाँ ग्रुप पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो a और b कोई भी रैंडम एलिमेंट है तो a को b पे ऑपरेट करो या b को a पे ऑपरेट करो, ऑर्डर ऑफ दीज टू एलिमेंट नेवर चेंज, इनका ऑर्डर हमेशा सेम ऑर्डर का रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स के लिए। अब कुछ और टर्म्स डिफाइन करता हूं मैं यहां। तो जो हमने अभी एक रिलेशन ये डिफाइन करा है, तो ये रिलेशन अपने आप में एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, और रिफ्लेक्सिव है तो इसका मीनिंग क्या है, ग्रुप का हर एलिमेंट खुद से हमेशा रिलेट करेगा, और कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेट करने का मीनिंग क्या है, वो खुद के कॉन्जुगेट हमेशा होगा। तो यहां से वही मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि एवरी एलिमेंट इज कॉन्जुगेट टू इटसेल्फ। तो हर एलिमेंट खुद के साथ हमेशा कॉन्जुगेट एलिमेंट होता है। अब मैं एक टर्म डिफाइन करता हूं विच इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्जुगेट। तो सेल्फ कॉन्जुगेट टर्म का मीनिंग क्या है, अभी हमने लिखा है कि हर एलिमेंट खुद के कॉन्जुगेट हमेशा होता है। तो सेल्फ कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या है, वो एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ कॉन्जुगेट हो। So A belongs to G is called self conjugate. In G, तो जब भी कॉन्जुगेसी की बात करेंगे तो वो किसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में, और कॉन्जुगेसी अगर मैं सब ग्रुप में चेक करूंगा तो वो एक ग्रुप से डिफरेंट कंसेप्ट होगा। मैं आगे जाके एग्जांपल दूंगा कि सब ग्रुप में ऐसा हो सकता है कि दो एलिमेंट कॉन्जुगेट नहीं हो, लेकिन लार्जर ग्रुप में वो कॉन्जुगेट हो सकते हैं। तो इसलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कि A इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्जुगेट इन G इफ A इज कॉन्जुगेट टू itself only। यहां ये ओनली वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई एलिमेंट या किसी भी ग्रुप का कोई एलिमेंट उस ग्रुप में कॉन्जुगेट कब कहलाएगा, अगर वो खुद के साथ ही कॉन्जुगेट हो, किसी और के साथ कॉन्जुगेट नहीं हो। ठीक है, और अभी हमने डिस्कस करा कि जितने भी एलिमेंट जो आपस में कॉन्जुगेट हैं उन सब का ऑर्डर हमेशा क्या होगा, सेम, और हर ग्रुप में आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 और किसी और एलिमेंट का ऑर्डर कभी 1 नहीं होता। तो अगर मैं आइडेंटिटी की क्लास लिखता हूं, ठीक है, जस्ट क्लास ऑफ आइडेंटिटी लिखेंगे तो उसकी डेफिनेशन क्या कहती है, एक्स इनवर्स ई एक्स, और एक्स कहां से बिलोंग करेगा, जी से। तो इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, ओनली आइडेंटिटी। तो एक तो मेथड है कि आप यहां से क्लास फाइंड कर सकते हो आइडेंटिटी। दूसरा मेथड, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है और
वन ऑर्डर का सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा और जितने भी इसके कॉन्जुगेट होंगे उनका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, वन। तो ये गारंटी है कि आइडेंटिटी इज ऑलवेज सेल्फ कॉन्जुगेट। तो यहां से मैंने क्या इंप्लाई है, ई इज ऑलवेज सेल्फ कॉन्जुगेट। ठीक है, ये टर्म क्लियर है अभी तक। अब इस सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट में स्पेशल क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट सेल्फ कॉन्जुगेट है ग्रुप में तो उसमें क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं। तो इफ A belongs to G be a self conjugate element, ठीक है। तो अगर ये सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट है तो इंप्लाइज जो क्लास ऑफ ए होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा। डेफिनेशन ऑफ सेल्फ कॉन्जुगेट कि कोई एलिमेंट सेल्फ कॉन्जुगेट कब होगा, जब उसकी क्लास में एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट आए। और दिस इंप्लाइज क्लास ऑफ ए का मीनिंग क्या था, एक्स इनवर्स ए ऑफ एक्स विद एक्स बिलोंग्स टू जी, दिस सेट मस्ट बी सिंगलेटन सेट ए। ये क्लियर है। और दिस इंप्लाइज फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, तो ये जो x इनवर्स ए एक्स आएगा इस सेट का मेंबर है और ये सेट इसके इक्वल है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, e के इक्वल। तो दिस इंप्लाइज फॉर एवरी x बिलोंग्स टू g a ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x ऑफ a। तो ये क्या प्रूफ हुआ कि जो a है वो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है। दिस इंप्लाइज a कम्यूट विद every element of G। तो ग्रुप में जितने भी सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट है वो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका मैं यूज करूंगा थ्रू आउट। अगर इसका कन्वर्स देखा जाए तो अगर ए सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा तो ऑब्वियसली ये डेफिनेशन है कम्यूट करने की, और अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा। और अगर हर x के लिए x इनवर्स ए एक्स इक्वल टू सिंपली a है तो इस सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। अगर एक ही एलिमेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ कॉन्जुगेट। तो यानी कि किसी भी ग्रुप में कोई एक एलिमेंट सेल्फ कॉन्जुगेट कब होगा, इफ एंड ओनली इफ इट कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट। क्लियर है। तो इसको एज अ स्टेटमेंट लिख लीजिए, लेट G बी एनी ग्रुप and A belongs to G, let G be any group and A belongs to G, then A is called self conjugate in G, then A is called self conjugate in G, or A is self conjugate in G if and only if A commutes with every element of G, then A is self conjugate in G if and only if A commutes with every element of G। Clear? And next define करते हैं एक term that is called center of a group। तो सब स्टूडेंट ने डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने सेंटर की। तो डेफिनेशन इज सेंटर ऑफ ग्रुप G। So if G be any group, G कोई भी रैंडम ग्रुप पिक किया मैंने, then ZG is called center of a G, और इसमें एलिमेंट्स कौन से आएंगे, A belongs to G such that A of X is equal to XA for every X belongs to G। तो इसका मीनिंग क्या है, the element of the group G which are commutes with every element of the group G, वो सारे एलिमेंट जो सबके साथ कम्यूट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सेंटर ऑफ द ग्रुप। तो अब सेंटर का इन कॉन्जुगेट एलिमेंट के साथ रिलेशन क्या है। अभी हमने एक डेफिनेशन लिखी थी कि सेल्फ कॉन्जुगेट वो एलिमेंट जो खुद के साथ कॉन्जुगेट है,
और प्रूफ करा कि अगर कोई एलिमेंट खुद के साथ कॉन्जुगेट है तो उसकी क्लास में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है। और ये कब ट्रू होगा? जब ये एलिमेंट ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। तो इसी को मैं आगे क्या लिख सकता हूं? दिस इंप्लाइज ए शुड बी मेंबर ऑफ ZG, और अगर ए ZG का मेंबर है तो हर सबके साथ कम्यूट करेगा। यानी कि किसी भी ग्रुप में कोई एक एलिमेंट सेल्फ कॉन्जुगेट तभी होगा जब वो सेंटर का एलिमेंट होगा। तो हम यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि A बिलोंग्स टू G इज अ सेल्फ कॉन्जुगेट if and only if A belongs to ZG। ZG का यहां मीनिंग क्या है? सेंटर का एलिमेंट है। ठीक है, और अभी प्रूफ करेंगे कि ये जो सेंटर ऑफ अ ग्रुप है वो हमेशा सब ग्रुप बनेगा। एक और टर्म डिफाइन करता हूं, नॉर्मलाइजर ऑफ ए। तो जब हम सेंटर डिफाइन करते हैं तो सेंटर ग्रुप का डिफाइन होता है, और जब नॉर्मलाइजर की बात करते हैं तो नॉर्मलाइजर किसी एक एलिमेंट का डिफाइन होता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए, तो इफ G बी एनी ग्रुप, अगर G कोई भी रैंडम ग्रुप है एंड A बिलोंग्स टू G है, कोई एक रैंडम एलिमेंट पिक कर लिया, A बिलोंग्स टू G, ठीक है, देन एक कलेक्शन डिफाइन कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजर, डिनोट करते हैं N ऑफ A से। द एलिमेंट X बिलोंग्स टू G सच दैट A ऑफ X इज इक्वल टू X ऑफ A। तो इस नॉर्मलाइजर और सेंटर में डिफरेंस क्या है? जो सेंटर ऑफ ग्रुप है वो क्या है? द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ G विच कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ G। ठीक है, नॉर्मलाइजर में आपने कोई एक फिक्स एलिमेंट पिक करा है, उस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में नॉर्मलाइजर डिफाइन कर रहे हैं, और ग्रुप के वो एलिमेंट आ रहे हैं जो इस गिवन एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे हैं। तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए किसी एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करने वाले सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन है। सेंटर क्या है? जो सबके साथ कम्यूट करेगा। क्लियर है? तो यहां से हम ऑब्वियसली एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, जो ZG है, ठीक है, ZG का कोई भी एलिमेंट लोगे वो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, तो ऑब्वियसली A के साथ कम्यूट करेगा ही करेगा, और अगर A के साथ कम्यूट करेगा तो N ऑफ A में बिलोंग करेगा। तो एवरी मेंबर ऑफ ZG इज अ मेंबर ऑफ नॉर्मलाइजर फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G। क्लियर है? सेकेंड इंफॉर्मेशन, जो आइडेंटिटी है वो ZG में हमेशा होगा, क्योंकि आइडेंटिटी सबके साथ कम्यूट करता है। एंड जो आइडेंटिटी अगर ZG में है तो आइडेंटिटी हमेशा हर नॉर्मलाइजर में होगा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, क्योंकि आइडेंटिटी सबके साथ कम्यूट कर रहा है तो A के साथ भी कम्यूट करेगा। तो कुछ बेसिक चीजें लिख रहा हूं अभी मैं, और ये सारी हम जब क्लास इक्वेशन लिखेंगे तो सब में ये यूज होगी सारी इंफॉर्मेशन। आई थिंक यहां तक क्लियर है? तो अगर मैं कोई भी x और y बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ A पिक कर लेता हूं, कोई भी रैंडम x y पिक करा, तो बाय डेफिनेशन x डॉट a इक्वल टू a डॉट x एंड y डॉट a इक्वल टू a डॉट y होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजर में वो एलिमेंट है जो A के साथ कम्यूट करेंगे। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं y इनवर्स y a y इज इक्वल टू y इनवर्स a y, और वेट इस साइड y इनवर्स ऑपरेट करते हैं, तो बोथ साइड y इनवर्स ऑपरेट कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां से क्या गया? a डॉट y इनवर्स इक्वल टू y इनवर्स a। तो इसका मीनिंग क्या है? जो y इनवर्स है वो भी नॉर्मलाइजर में चला गया, क्योंकि A के साथ कम्यूट कर रहा है। और अगर मैं
एक्स डॉट वाई इनवर्स को ए पे ऑपरेट करता हूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ एक्स ए वाई इनवर्स, और इसको फिर क्या लिख सकते हैं ए एक्स वाई इनवर्स। यानी कि ये जो एलिमेंट एक्स वाई इनवर्स है वो ए के साथ क्या हो रहा है कम्यूट कर रहा है। तो दिस एम्प्लाइज एक्स वाई इनवर्स मस्ट बी मेंबर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एन ए implies xy इनवर्स बिलोंग्स टू एन ऑफ ए। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वन स्टेप टेस्ट फॉर अ सब ग्रुप। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए है इट मस्ट बी सब ग्रुप ऑफ जी। तो हर एलिमेंट का जो नॉर्मलाइजर आप डिफाइन करोगे वो हमेशा ग्रुप का सब ग्रुप होगा। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा आपको। चलिए, अब मैंने एन ऑफ ए जो डिफाइन करा है वो एलिमेंट जो ए के साथ कम्यूट कर रहे हैं। क्लियर है। तो इफ ए इज नॉट आइडेंटिटी, अगर ए आइडेंटिटी नहीं है तो गारंटी है कि ए एंड ई बिलोंग्स टू एन ऑफ ए होगा, क्योंकि हर एलिमेंट खुद के साथ तो कम्यूट करेगा ही करेगा और आइडेंटिटी सबके साथ कम्यूट करता है। एंड अगर मैं ए टू द पावर के कुछ भी लूंगा, इसको ए पे ऑपरेट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा ए टू द पावर के प्लस वन विच इज इक्वल टू ए डॉट ए टू द पावर के। तो इसका मीनिंग क्या है, जो ए टू द पावर के है वो भी किस में बिलोंग करेगा, एन ऑफ ए में। तो दिस इंप्लाइज, अगर मैं एक एच डिफाइन करता हूं विच इज अ सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए, तो इसमें एलिमेंट कौन से आएंगे, ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर एन समथिंग, और ये सारे के सारे एलिमेंट कहां जा रहे हैं, एच में। दिस इज सॉरी एन ए में, तो दिस इज कंटेन्ड इन एच। और अब अगर इफ ऑर्डर ऑफ ए समथिंग एन हो जाए तो इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ एच भी क्या होता है, एन। इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। तो ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो पहले मैंने लिखा कि अगर ए नॉन आइडेंटिटी है तो ए एंड ई इसमें बिलोंग करेगा। सेकेंड, अगर ए कोई भी एलिमेंट है तो ए टू द पावर के नॉर्मलाइजर में होगा, यानी कि एक सब ग्रुप जो ए से जनरेट हो रहा है वो हमेशा इस नॉर्मलाइजर में होगा। तो यहां से हमारे पास क्या डिस्कस हुआ कि इफ ए बिलोंग्स टू जी है देन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, क्योंकि ये जो एच है वो किस में जा रहा है, एन ए में। और इसी का यूज करके मैं ये लिख सकता हूं, और इस प्रॉपर्टी को मैं रेगुलरली यूज करूंगा कि अगर ए बिलोंग्स टू जी है विद ए नॉन आइडेंटिटी, अगर ए जी का एलिमेंट है और ए नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है तो दिस इंप्लाइज नॉर्मलाइजर ऑफ ए नेवर ट्रिवियल ग्रुप, क्योंकि नॉर्मलाइजर का ऑर्डर एटलीस्ट 2 होगा। ए आइडेंटिटी नहीं है तो ए का ऑर्डर मिनिमम 2 होगा, और ए का ऑर्डर मिनिमम 2 है तो इसके नॉर्मलाइजर का ऑर्डर मिनिमम 2 होगा। तो ये कभी भी ट्रिवियल ग्रुप नहीं आएगा। क्लियर है। और इसी को मैं अगर ये भी लिखता हूं कि इफ जी इज नॉन ट्रिवियल, जी अगर आपके पास कोई भी नॉन ट्रिवियल ग्रुप है, मैटर नहीं कर रहा है कि अबीलियन है, नॉन अबीलियन है, साइक्लिक है, then for every a belongs to G the normalizer of A never trivial। ये क्यों है, G नॉन ट्रिवियल है तो अगर मैं आइडेंटिटी का नॉर्मलाइजर फाइंड करूंगा तो आइडेंटिटी का नॉर्मलाइजर किसके इक्वल आएगा, G के, क्योंकि आइडेंटिटी सबके साथ कम्यूट कर रहा है। तो आइडेंटिटी का नॉर्मलाइजर जी के इक्वल आएगा तो डेफिनेटली उस केस में ये ट्रिवियल नहीं होगा।
और अगर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लेंगे तो उसका नॉर्मलाइजर कभी भी नॉन ट्रिवियल नहीं है। तो जितने भी आपके पास नॉन ट्रिवियल ग्रुप हैं उनके जितने नॉर्मलाइजर अगर डिफाइन करते हैं किसी भी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर, वो कभी भी ट्रिवियल नहीं होता है। यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। तो हमने अभी तक जो डेफिनेशन लिखी है, सेंटर ऑफ अ ग्रुप, नॉर्मलाइजर ऑफ अ ग्रुप, और नॉर्मलाइजर को हमने क्या प्रूव करा, इट इज ऑलवेज अ सब ग्रुप, और जो सेंटर ऑफ अ ग्रुप है वो हमेशा नॉर्मलाइजर में कंटेन्ड होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड करता हूं। तो अगर मैं एक नोटेशन लिखता हूं n ऑफ a इंटरसेक्शन n ऑफ b, तो इसमें एलिमेंट कौन से आएंगे? जो n ऑफ a है उसमें एलिमेंट कौन से आ रहे हैं? जो a के साथ कम्यूट कर रहे हैं। n ऑफ b में वो एलिमेंट जो b के साथ कम्यूट कर रहे हैं। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप g विच आर कम्यूट्स विद a एंड b, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं? इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसमें वो एलिमेंट है जो a के साथ भी कम्यूट कर रहे हैं और b के साथ भी कम्यूट कर रहे हैं। अगर इसका मैं अगेन इंटरसेक्शन ले लेता हूं किसी n ऑफ c के साथ, तो ये कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? द एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप विच आर कम्यूट्स विद a, b एंड c, इन तीनों के साथ कम्यूट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक क्लियर है। अब इसका यूज क्या है? तो अगर मैं इंटरसेक्शन a बिलोंग्स टू g n ऑफ a ले लूं, तो इसमें वो एलिमेंट जो g के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? दिस शुड बी इक्वल टू zg। तो ये रिलेशन है आपके पास नॉर्मलाइजर और सेंटर ऑफ अ ग्रुप में, यानी कि आपके पास किसी भी ग्रुप के जितने भी नॉर्मलाइजर हैं उन सबका अगर इंटरसेक्शन लोगे तो दैट इज सेंटर ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, और यहां से मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूं कि जो सेंटर ऑफ अ ग्रुप है वो हमेशा, ये सारे सब ग्रुप है तो इनका जो इंटरसेक्शन लोगे वो भी क्या होगा? सब ग्रुप। तो सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज ऑलवेज अ सब ग्रुप ऑफ जी। क्लियर? और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेंटर ऑफ जी सब ग्रुप हो जाएगा फिर एन ऑफ ए का, क्योंकि इसका सबसेट है, अपने आप में ग्रुप है, तो इसका सब ग्रुप बन जाएगा। और ये किसका सब ग्रुप है? जी का, और ये होल्ड करेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहां तक? इसका मैं थ्रू आउट यूज करूंगा इस प्रॉपर्टी का, और कैसे यूज करेंगे उस पर अभी आएंगे। तो यहां से फिर एक लिख सकते हैं प्रॉपर्टी कि इफ ऑर्डर ऑफ जी इज अ फाइनाइट, तो क्या कंक्लूजन होगा? ऑर्डर ऑफ जेड जी है वो हमेशा डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, लैग्रांज थ्योरम से। ऑर्डर ऑफ जेड जी जो है वो अगेन डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ए को, क्योंकि नॉर्मलाइजर ऑफ ए के का सब ग्रुप है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। और थर्ड इंफॉर्मेशन, ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए जो है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो अभी तक मैं सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा हूं। देन जब हमें क्लास इक्वेशन फाइंड करनी है तो ये सारी इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अब आगे अगर आपको चीज़ें समझ आएंगी वो तभी आएंगी अगर आपके पास जो भी मैं डेली डिस्कस कर रहा हूँ वो क्लियर है। तो इसको आपको डिटेल में कवर अप करना होगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। ये जस्ट लैग्रांज थ्योरम यूज कर रहा हूँ मैं। सो नेक्स्ट कुछ इंफॉर्मेशन है कि इफ ए बिलोंग्स टू जेड जी हो जाए, अगर कोई सेंटर का एलिमेंट है तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए के बारे में क्या बता सकते हैं? क्या वो इक्वल टू जी होगा? ए अगर सेंटर का एलिमेंट है तो ए विल कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी, और एन ए में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? वो एलिमेंट
जो ए के साथ कम्यूट कर रहे हैं। तो ए किसके साथ कम्यूट कर रहा है? जी के हर एलिमेंट के साथ, यानी कि जी का हर एलिमेंट कहाँ चला गया? एन में, और एन ऑलरेडी कहाँ है? जी में। तो डेफिनेटली ये इक्वल हो गए। जस्ट डेफिनेशन यूज कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर एन ऑफ ए इक्वल टू जी है तो क्या ये इंप्लाई करेंगे कि ए बिलोंग्स टू जेड जी? हाँ जी, अगर ए एन ए इक्वल टू जी है, एन ए इक्वल टू जी होने का मीनिंग क्या है? जी का हर एलिमेंट एन ऑफ ए में आ रहा है। जी का हर एलिमेंट एन ऑफ ए में तभी आएगा जब ए जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। रिपीट कर रहा हूं, जी अगर एन ए के इक्वल है तो जी का हर एलिमेंट एन ऑफ ए में आएगा, ठीक है। और जी का हर एलिमेंट एन ऑफ ए में आने का मीनिंग क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज कम्यूट विद ए, और अगर हर एलिमेंट कम्यूट करेगा तो ऑब्वियसली कहाँ जाएगा? सेंटर में। तो यानी कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी यहां से आई कि ए बिलोंग्स टू जेड ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू जी। ये क्लियर है आई थिंक। नेक्स्ट, अगर n ऑफ ए या z ऑफ g इज इक्वल टू n ऑफ a हो जाए तो ऑब्वियसली a बिलोंग्स टू zg आ जाएगा, क्योंकि a ऑलरेडी n का एलिमेंट है तो zg का एलिमेंट तो हो ही जाएगा। तो इसी का अगर ये P स्टेटमेंट है, ये Q स्टेटमेंट है, तो नॉट P इंप्लाइज नॉट Q, यानी कि A डज नॉट बिलोंग्स टू ZG implies Z of G is a properly contained in N of A। ZG हमेशा N में कंटेंड होगा, लेकिन अगर A सेंटर का एलिमेंट नहीं है तो ZG कभी भी N के इक्वल नहीं होगा। आई थिंक ये क्लियर है बेसिक। ओके, और थोड़ा सा मूव करते हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज में। तो इस प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी को कंबाइन कर रहा हूं, तो इफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू जेड जी, अगर ए सेंटर का एलिमेंट नहीं है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? इस प्रॉपर्टी से जो जेड ऑफ जी है वो प्रॉपरली कंटेन्ड है एन ऑफ ए में, और एन ऑफ ए गारंटी है कि प्रॉपरली कंटेन्ड होगा जी में, क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। तो यहां से फिर क्या इंप्लाई कर सकता हूं मैं? ऑर्डर ऑफ जेड जी जो होगा वो स्ट्रिक्टली लेस देन होगा ऑर्डर ऑफ एन ऑफ ए, और वो स्ट्रिक्टली लेस देन होगा ऑर्डर ऑफ जी से। तो ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इस पूरे सेगमेंट में, जिसका मैं थ्रू आउट यूज करूंगा कि अगर ए सेंटर में नहीं है तो जो सेंटर है वो वो नॉर्मलाइजर ऑफ ए का प्रॉपर सबग्रुप होगा, और नॉर्मलाइजर ऑफ ए जो है वो जी का प्रॉपर सबग्रुप होगा, ठीक है। अब एक और रिलेशन लिखता हूं मैं, द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलाइजर एंड क्लास, ठीक है। ऑलरेडी हम सेंटर में और कॉन्जुगेट क्लास में रिलेशन लिख चुके हैं। वो रिलेशन क्या था? ए बिलोंग्स टू जेड जी इफ एंड ओनली इफ क्लास ऑफ ए, उसमें कितने एलिमेंट आएंगे? सिंगलेटन ए, क्योंकि ए अगर सेंटर का एलिमेंट है तो वो सेल्फ कॉन्जुगेट होगा, और सेल्फ कॉन्जुगेट है तो उसकी क्लास में कितने एलिमेंट हैं? ओनली वन एलिमेंट। ये स्टेटमेंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मुझे रिलेशनशिप फाइंड करनी है बिटवीन नॉर्मलाइजर ऑफ ए एंड कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए। तो एन ऑफ ए को दोबारा लिख लेते हैं। उसका मीनिंग क्या था? एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स ए इक्वल टू ए एक्स, और क्लास ऑफ ए का मीनिंग क्या था? एक्स इनवर्स ए एक्स विद एक्स बिलोंग्स टू जी, ठीक है। इसको मैं नोटेशन दे देता हूं एच। क्लियर है? तो एच जी का है वो क्या है? सब ग्रुप है।
तो अगर मैं इस H के जितने भी कोसेट हैं G में वो डिफाइन करता हूँ, तो एक कैपिटल X डिफाइन करता हूँ विच इज H ऑफ Y विद Y बिलोंग्स टू G, यानी कि इसके कोसेट्स का कलेक्शन। क्लियर है? और एक मैपिंग फाई डिफाइन करता हूं विच इज फ्रॉम क्लास ऑफ A टू H ऑफ Y पे, सॉरी टू X। फाई क्लास ऑफ A में जो एलिमेंट है वो किस टाइप का, X इनवर्स EX टाइप का, इक्वल टू इसमें एलिमेंट जो आएगा वो किस टाइप का होगा, HX टाइप का। कोसेट्स है तो X G का एलिमेंट है तो HX किसका एलिमेंट आएगा, इसका एलिमेंट आएगा। अगर मैं ये लिखता हूं कि फाई ऑफ X इनवर्स EX इज इक्वल टू फाई ऑफ Y इनवर्स AY, तो इसका मीनिंग क्या आएगा, H ऑफ X इज इक्वल टू HY। ये दो कोसेट इक्वल होंगे और इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज एक्स वाई इनवर्स किस में बिलोंग कर जाएगा, एन ऑफ ए, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एच को। एच वाई इक्वल टू एच एक्स कब होता है, इफ एंड ओनली इफ एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एच। कोसेट की प्रॉपर्टी इम्प्लाइज एक्स वाई इनवर्स ए इक्वल टू ए एक्स वाई इनवर्स, ये लिख सकते हैं। और इम्प्लाइज इस साइड y ऑपरेट कर दो, इस साइड x ऑपरेट कर दो, तो y इनवर्स ए वाई इज इक्वल टू x इनवर्स ए एक्स। यानी कि ये दो इमेजेस तभी सेम होंगी जब ये दोनों एलिमेंट सेम होंगे। तो ये फंक्शन क्या प्रूफ हो गया, 1 1। और हर एच एक्स के लिए x कहाँ से आएगा, g से, तो उसका प्री इमेज ये डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस फंक्शन इज ऑल्सो ऑन टू फंक्शन। ये एक और स्पेशल प्रॉपर्टी आ गई कि अगर आपके पास एन ए नॉर्मलाइजर है और क्लास ऑफ ए कॉन्जुगेट क्लास है, तो अगर मैं कैपिटल एक्स बनाता हूं जिसने भी इसके पास नॉर्मलाइजर के जो कोसेट्स हैं, तो इन कोसेट्स के कलेक्शन से क्लास ऑफ ए में 1 1 ऑन टू फंक्शन मिल गया। तो इसका मीनिंग क्या है, जो कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ ए होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ distinct cosets of normalizer of A। और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए का मीनिंग क्या था, ये नंबर का नोटेशन है, इज इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए। और इंडेक्स का मीनिंग क्या था, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए is equal to cardinality of class of A. So this is again a relation between the order of normalizer and cardinality of class of A. I think यहाँ तक क्लियर है। तो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ इस लेक्चर को, ठीक है। इसमें हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टी डिस्कस करी हैं और स्पेशली दो डेफिनेशन डिफाइन करी हैं, सेंटर ऑफ अ ग्रुप एंड नॉर्मलाइजर ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। तो आप इस सारी प्रॉपर्टीज को रिकॉल करिए, राइट डाउन करिए एक दो बार, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि किसी भी ग्रुप की क्लास इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से कॉन्जुगेट क्लासेस फाइंड करना स्टार्ट करेंगे पर्टिकुलर ग्रुप्स की और उनकी क्लास इक्वेशन लिखेंगे। तो उस लेक्चर को सुनने से पहले आप जस्ट जितने भी हमने ग्रुप्स के स्ट्रक्चर डिस्कस करे थे तो उनको एक बार रिकॉल करना, देन नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करना, ठीक है। अगर आपके पास ग्रुप की स्ट्रक्चर रिकॉल नहीं होगी तो डेफिनेटली आपको उस सेगमेंट में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।